नमस्कार। नई दिशाएं में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा सोनिया। किसी ने क्या खूब कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जी हाँ, प्रगति वो आकर्षण है जो मानवता को संचालित करती है। और प्रगति करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी और भारी भरकम डिग्री हासिल कर अपना भविष्य बनाएं। आज अल्प अवधि के पाठ्यक्रमों यानी शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके भी आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम नई दिशाएं के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि हम आपको कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम नई दिशाएं के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि हम कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाएं। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे क्रिस्प संस्थान द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्सेज में से दो ट्रेड, एनिमेशन और ग्राफिक्स डिजाइनिंग ट्रेड के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे युवाओं के लिए इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं नौकरी और व्यवसाय की, और कैसे मिलता है कौशल विकास प्रशिक्षण एनिमेशन के इस ट्रेड में। एनिमेशन का नाम सुनते ही हम कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं। आज के समय में जहां सूचना तकनीक और स्पेशल इफेक्ट्स के क्षेत्र में नित नए तकनीकी आविष्कार हो रहे हैं, ऐसे में एनिमेशन इंडस्ट्री युवाओं के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। एनिमेशन वो वीडियो फिल्म है जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से सभी पात्रों यानी कैरेक्टर्स को और दृश्यों को बनाकर एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये एनिमेशन का दृश्य 3D अर्थात 3 डायमेंशन या 2D अर्थात 2 डायमेंशन में चलता हुआ बनाया जाता है। आकर्षण और रोमांच से भरे इस क्षेत्र में युवाओं के लिए विभिन्न संस्थानों में एनिमेशन सीखने का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध है। क्रिस्प में इस कोर्स की अवधि 6 माह की होती है। एनिमेशन ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए किसी भी प्रतिभागी को कम से कम 10वीं उत्तीर्ण होने के साथ साथ ग्राफिक्स, क्रिएटिविटी और चित्रकला में रुचि होना आवश्यक है। दोस्तों, आइए जानें कि एनिमेशन ट्रेड के पाठ्यक्रम में कौन-कौन से आवश्यक मॉड्यूल्स होते हैं और एक एनिमेशन फिल्म बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। कई अलग अलग तरह से एनिमेशन बनाया जा सकता है। पहला है ट्रेडिशनल सेल एनिमेशन, दूसरा क्ले एनिमेशन, तीसरा ऑब्जेक्ट एनिमेशन, चौथा स्टॉप मोशन, पांचवा पपेट एनिमेशन, छठा 2D एनिमेशन और सातवां 3D एनिमेशन। ट्रेडिशनल सेल एनिमेशन में पहले पेपर पे सारी की सारी ड्राइंग्स थोड़े बहुत चेंजेस के साथ बनाई जाती हैं। देन उनके फोटोग्राफ्स लेके उनको सीक्वेंस में प्ले किया जाता है, जिससे हमको मोशन का इल्यूजन दिखाई देता है। स्टॉप मोशन में रियल वर्ल्ड में अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स या ह्यूमंस के फिगर को फोटोग्राफ्स के द्वारा खींचा जाता है या पिक किया जाता है। देन उनको सीक्वेंस में 1 बाय 1 प्ले करके उससे किसी भी तरह के मोशन को जनरेट किया जाता है। कटआउट एनिमेशन अपने आप में बहुत ही यूनिक तरह का टेक्निक होता है, जिसमें कि पेपर पे कटआउट्स बना के देन उन कटआउट्स को 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट करके उनके ट्रांसफॉर्मेशन और स्केलिंग दिखाई जाती है। क्ले एनिमेशन में क्ले के द्वारा अलग अलग फिगर्स बनाए जाते हैं, अलग अलग पोजेस बनाए जाते हैं और फिर उनको कैमरे से फोटोग्राफ करने के बाद किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू सीक्वेंस में प्ले करके वीडियो आउटपुट जनरेट किया जाता है। ऑब्जेक्ट एनिमेशन ऐसा एनिमेशन है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी ड्राइंग को बना नहीं सकते हैं या उनको मॉड्यूलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो ब्लॉक, टॉय या डॉल्स के रूप में बनाए जाते हैं, बाद में इनको अलग अलग फिगर में रखने के बाद इनके मोशंस को कैप्चर किया जाता है और उस मोशन को एडिटिंग के थ्रू हम वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। पपेट एनिमेशन ऐसा एनिमेशन है जिसमें किसी भी फिगर को हम स्वयं कंट्रोल कर सकते हैं या किसी भी तरह का मूवमेंट दे सकते हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो पपेट एनिमेशन को ही कठपुतली एनिमेशन भी कहा जाता है। 2D एनिमेशन कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन रहता है, जिसमें बिटमैप या वेक्टर ग्राफिक के थ्रू मोशंस या इफेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। यह एनिमेशन ट्रेडिशनल सेल एनिमेशन का कंप्यूटराइज्ड वर्जन भी कहा जाता है। 3D एनिमेशन पूरी तरह से कंप्यूटर से जनरेटेड एनिमेशन कहलाता है। इस तरह के एनिमेशन में हमको उस
ऑब्जेक्ट की हाइट, विड्थ और साथ में डेप्थ भी दिखाई देती है, जिनको 3 एक्सेस से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स, वाई और जेड, जिसमें हमारी सारे के सारे डायमेंशन रियल वर्ल्ड की तरह ही दिखाई देते हैं। 2D एनिमेशन में अगर देखें तो मुख्यतः एडोब फ्लैश, हार्मनी और टून बूम सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, और 3D एनिमेशन में ऑटोडेस्क माया, 3ds मैक्स, हुडिनी, सिनेमा 4D इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। एनिमेशन में जब हम सारे सीन्स को कंप्लीट कर लेते हैं और उनका रेंडर निकाल लेते हैं तो स्क्रिप्ट के अनुसार उन सारे सीन्स को जोड़ने के लिए वीडियो एडिटिंग का यूज़ किया जाता है। कोर्स को कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि कम समय में प्रतिभागियों को अधिक से अधिक प्रायोगिक ज्ञान उपलब्ध करवाया जा सके। एनिमेशन कोर्स की मेथोडोलॉजी में थ्योरी लगभग 20% और प्रैक्टिकल लगभग 80% के साथ ही प्रत्येक मॉड्यूल में टेस्ट अथवा असेसमेंट भी शामिल रहता है। इस कोर्स में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रतिभागियों को कई बड़े स्टूडियोज में अपनी सेवाएं देने का सुनहरा अवसर मिल जाता है। इनमें फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री, एनिमेशन स्टूडियोज, विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियोज, टीवी चैनल्स मुख्य रूप से शामिल हैं। यहां प्रारंभिक रूप में प्रतिभागियों को इंटर्न, डिजाइनर, जूनियर एनिमेटर या फिर जूनियर आर्टिस्ट के पद पर कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं। प्रतिभागी विभिन्न मीडिया संस्थानों में अपना भविष्य बना सकते हैं, जहां पर युवा प्रारंभ में 10 से 20 हजार रुपए मासिक आय आसानी से अर्जित करने लगते हैं। एनिमेशन इंडस्ट्री की विकास दर 2016 से 2020 के मध्य लगभग 16.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। नेस्कॉम के अनुसार एंटरटेनमेंट, गेमिंग और एनिमेशन के क्षेत्र में सन 2020 तक तकरीबन 3 लाख नए जॉब्स के निर्मित होने की संभावनाएं हैं। तो देखा आपने, एनिमेशन में शॉर्ट टर्म कोर्स कर युवा अच्छे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एनिमेशन ट्रेड में प्रशिक्षित युवाओं की सफलता की कहानी। मेरा नाम विवेक यादव है और मैंने एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है। एनिमेशन में मुझे इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि बचपन से ही मुझे कार्टून मूवीज़ और एनिमेटेड फिल्म्स देखने का बहुत शौक था, और आगे चल के मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद इन्हें डेवलप करूं। और अब मैं यहाँ से विजुअल इफेक्ट्स सीख रहा हूँ। विजुअल इफेक्ट्स मैं इसलिए सीख रहा हूँ ताकि जो मैंने एनिमेशन सीखा है उसको मैं रियल लाइफ मूवीज़ में मिक्स कर सकूँ। और आने वाले समय में विजुअल इफेक्ट्स में और एनिमेशन में बहुत स्कोप है, इसलिए मैंने अपने बेहतर करियर के लिए ये फील्ड चुनी। किसी भी एनिमेशन को बेहतर बनाने के लिए 12 एनिमेशन प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो 12 प्रिंसिपल्स इस प्रकार हैं। पहला, टाइमिंग एंड स्पेसिंग। किसी भी मूवमेंट को देने के लिए वो कितनी दूर तक ट्रैवल करेगा या कितनी देर का मोशन होगा, इन दोनों पे ही डिपेंड करता है कि हमारा सीन जो है वो किस तरह से डेवलप होगा। टाइमिंग अगर हम ज़्यादा रखते हैं तो वो एनिमेशन स्लो रहेगा, और अगर हम टाइमिंग को कम करते हैं तो वो एनिमेशन फास्ट रहेगा। इसी प्रकार स्पेसिंग के लिए भी रहता है कि अगर हमने मूवमेंट का स्पेस ज़्यादा रखा या दूरी ज़्यादा रखी तो वो एनिमेशन फास्ट हो जाएगा, और अगर हमने स्पेस कम रखा तो वो एनिमेशन स्लो रहेगा। दूसरा प्रिंसिपल है सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन ऐसे मोशन है जो हमारे प्राइमरी एक्शन के साथ साथ चलते हैं। जैसे जब हम वॉक करते हैं तो हमारे हाथों का हिलना प्राइमरी एक्शन में नहीं आता, पर फिर भी वॉक करते समय हमारे हाथ हिलते हैं, हमारे हेयर्स में मूवमेंट आता है, या अगर कोई वीमेन या फीमेल पर्सन वॉक कर रहा है और उन्होंने साड़ी पहनी हुई है तो उसका दुपट्टा हमेशा उसके साथ हिलता हुआ चलता रहता है। सेकेंडरी एक्शन मैक्सिमम टाइम पे 8 के शेप में कर्व लेते हुए बनता है। एनिमेशन का तीसरा प्रिंसिपल है फॉलो थ्रूज एंड ओवरलैपिंग। फॉलो थ्रूज उस टर्म को कहते हैं कि जब कोई एक मोशन कंटिन्यूटी में चल रहा हो और उसकी स्पीड को ईज करने के लिए उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू मूवमेंट होता जाना और धीमे धीमे उसका रुक जाना। जैसे एक बॉलर का बॉल फेंकने के बाद भी उसका हैंड जो है वो कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में धीमे होते हुए रुकता है। ओवरलैपिंग ऐसा एक्शन जब एक एक्शन के खत्म होने के पहले ही हमारा दूसरा एक्शन शुरू हो जाए। जैसे जब हम बात करते हैं तो उस टाइम में हमारे हैंड्स का मूवमेंट होना या हमारी पलकों का झपकना, जो प्राइमरी एक्शन के साथ साथ कंटिन्यू चलते रहते हैं। एनिमेशन का चौथा प्रिंसिपल है स्ट्रेट अहेड और पोज टू पोज। एनिमेशन में 2 तरह की टेक्निक्स यूज होती हैं। जहां पर हम वाइल्ड टाइप का एनिमेशन या फास्ट एनिमेशन करना चाहते हैं वहां पर स्ट्रेट अहेड यूज होता है। इस टेक्निक में हर फ्रेम पर हम एक एक पोज बनाते जाते हैं और बाद में इनको कंपाइल करके देख लेते हैं। पोज टू पोज एनिमेशन में
जहाँ पर एनिमेशन को हम बहुत ज़्यादा स्मूथ रखना चाहते हैं या स्लो रखना चाहते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं। पोज टू पोज में पहले की फ्रेम्स डिसाइड किए जाते हैं, फिर उसके बाद उसमें इन बिटवीन पे पोजेस बना के एनिमेशन को कंप्लीट किया जाता है। एनिमेशन का 5वां प्रिंसिपल है स्टेजिंग। स्टेजिंग का मतलब होता है कि सीन में जो भी चल रहा हो वो हमारे व्यूअर को और दर्शक को क्लियरली दिखे कि उसमें क्या स्टोरी है, ये वहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर है उसके मोशन में क्या हो रहा है। जैसे अगर कोई कैरेक्टर कहीं पर लटका हुआ है तो उसको क्लियरली व्यू मिलना चाहिए कि वो किस चीज़ के थ्रू लटका है, वो रोप हो सकती है या पिलर हो सकता है। एनिमेशन का 6वां प्रिंसिपल होता है अपील। जो भी कैरेक्टर हमारा एनिमेट कर रहा है वो उसके बॉडी बिहेवियर और उसके एट्रीब्यूट से ये दिखना चाहिए कि वो किस तरह का कैरेक्टर है। जैसे अगर कोई कैरेक्टर प्राउडी है तो उसके शोल्डर ब्रॉड हो जाएंगे और उसके जो वॉक साइकिल होगी वो हमेशा हेड अप करके करता है। या कोई हमारा डल कैरेक्टर है तो उसके शोल्डर डाउन हो जाएंगे, हेड डाउन रहेगा और वो उसी तरह से वॉक करेगा। एनिमेशन का 7वां प्रिंसिपल एंटिसिपेशन होता है। जैसे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, उसी तरह से हर एक्शन को करने से पहले उसके लिए पावर जनरेशन जो हम करते हैं वो एंटिसिपेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जब भी हम जंप करते हैं तो पहले हम नीचे की तरफ झुकते हैं ताकि हम पावर जनरेट कर सकें और फिर हम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उछालते हैं, जो कि हमारा प्राइमरी एक्शन होता है। तो जो हम बॉडी को नीचे झुकाते हैं वही हमारा एंटिसिपेशन कहलाता है। एनिमेशन का 8वां प्रिंसिपल होता है सॉलिड ड्राइंग, कि जो भी कैरेक्टर हमने बनाया है या जिसको भी हम एनिमेट कर रहे हैं वो अपने रंग और वेशभूषा से उस तरह का दिखाई दे। जैसे कि किसी क्रूअल कैरेक्टर को जब बनाया जाता है तो उसके साथ में डार्क कलर्स को यूज़ किया जाता है। डार्क कलर के साथ भी उसमें जो शेडिंग होती है वो रेड कलर की दी जाती है ताकि वो थोड़ा सा डरावना या खौफनाक दिखाई दे। ऐसे ही अगर हम कोई जॉली कैरेक्टर बना रहे हैं तो उसकी कलर थीम और बैकग्राउंड थीम जो है वो ब्लू या ग्रीन से मैच की जाती है क्योंकि वो जॉली कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। एनिमेशन का 9वां प्रिंसिपल आर्क कहलाता है, क्योंकि हमारी बॉडी हर जगह किसी ना किसी जॉइंट से कनेक्टेड रहती है, इसलिए जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो वो हमेशा आर्क के शेप में ही करती है। चाहे वो हम किसी तरह का फाइटिंग सीन करें या किसी तरह का डांसिंग सीन करें। इवन जब भी वो डांसिंग सीन होता है तो हम उसमें देख सकते हैं कि जो पोजेस बनते हैं वो सारे के सारे कर्व्स या आर्क को फॉलो करते हुए ही बनाए जाते हैं। एनिमेशन का 10वां प्रिंसिपल है ईज इन ईज आउट। इसी को स्लो इन स्लो आउट भी कहा जाता है। एक्शन में कभी भी जो मोशन हम स्टार्ट करते हैं वो हमेशा स्लो से फास्ट की तरफ स्टार्ट होता है और जब उसको ख़त्म किया जाता है तो फास्ट से स्लो की तरफ रहता है। कभी भी कोई मोशन एकदम से स्पीड अप या स्पीड डाउन नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो हम हमारी बाइक या किसी व्हीकल को स्टार्ट करते हैं तो वो धीमे धीमे स्पीड गेन करती है और धीमे धीमे ही स्पीड को एंड करती है। इसी प्रोसेस को ईज इन ईज आउट भी कहते हैं। एनिमेशन का 11वां प्रिंसिपल स्ट्रेच एंड स्क्वैश होता है। जब भी मोशन को बहुत ज़्यादा फास्ट दिखाना होता है तो वहाँ पर हम स्ट्रेच एंड स्क्वैश का यूज़ करते हैं। स्ट्रेच जब हम किसी भी मोशन को ऊपर की तरफ खींचते हैं या ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो स्ट्रेच कहलाता है, और जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल लाइन पे समानांतर हम उसको खींचते हैं तो वहाँ पर वो स्क्वैश कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो पानी से भरे हुए बैलून को जब हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वेट की वजह से और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ खिंचना शुरू हो जाता है। उस प्रोसेस को हम स्ट्रेच कहते हैं, और जब वो ज़मीन से टकराता है तो ज़मीन के शेप लेने की जो कोशिश करता है उसको स्क्वैश कहते हैं। एनिमेशन का आखिरी और 12वां प्रिंसिपल है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। इस एनिमेशन को हम हमेशा ही एनिमेशन में अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाएंगे तो किसी भी दर्शक का उसमें इंटरेस्ट कम से कम आएगा या उसका फील जो होगा वो कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो रियल लाइफ में हम कभी भी गुस्सा होते हैं तो उतना लाल या उतनी ज़्यादा हमारे आईब्रोज का शेप चेंज नहीं होता, पर एनिमेशन में अगर हम देखें तो जैसे ही कोई कैरेक्टर गुस्सा होता है या उस बहुत ज़्यादा एंग्री होता है तो वहाँ पर उसके चेहरे पर रेडनेस बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा, और आईब्रोज के शेप भी जो होंगे काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड दिखाई देने लगेंगे। इस प्रिंसिपल को एग्जैजरेशन प्रिंसिपल कहा जाता है। और इस वक्त मैं फ्लैश पर एनिमेशन सीख रहा हूँ, जिसमें एक लीनियर एनिमेशन सीख रहा हूँ, और जिस पर मैंने लेयर्स कैसे बनती है और इसमें किस किस टूल्स क्या क्या टूल्स है जो काम आ सकते हैं एनिमेशन बनाने को, वो फिलहाल मैं सीख रहा हूँ। 2D इसलिए कर रहा हूँ जिससे बेसिक एनिमेशन प्रिंसिपल्स मेरे क्लियर हो जाए और इसके बाद मैं 3D एनिमेशन की तरफ अपना एक स्टेप फॉरवर्ड करूँगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि एनिमेशन ट्रेड में भविष्य निर्माण की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, इस क्षेत्र में सफल युवा भी आने वाले समय को एनिमेशन का स्वर्णिम समय होने का संकेत दे रहे हैं। अभी ग्रेजुएशन में मैंने बीकॉम करा था, लेकिन मेरा कोई बीकॉम में इंटरेस्ट नहीं था।
हमेशा जैसे कॉमिक्स पढ़ता था, लेकिन जैसे कि अब पता नहीं था कि एनिमेशन एक्चुअली होता क्या है। हम लोग अभी कोरल ड्रॉ, फ्लैश सीख रहे हैं, उसका एक एक मूवमेंट, जैसे कि आप पहले हम लोग को पता नहीं था कि कैसे क्या मूवमेंट होता है, बस ये पता था कि हाँ ये चल रहा है, लेकिन कैसे अब यहाँ पता चला कि कैसे फ्रेम डिसाइड होती है, कैसे हम लोग उसको मूवमेंट देते हैं। और जहाँ तक स्कोप की बात, हाँ ये और बहुत से न्यूज़ चैनल अब एनिमेशन के माध्यम से ही पूरा ऑडियंस को समझाते हैं, तो स्कोप तो ब्राइट है और आगे चल के मीडिया लाइन में मुझे एनिमेशन में ही जाना है। आइए इसी के साथ अब हम आपको एनिमेशन में स्पेशलाइजेशन के लिए देश में उपलब्ध विभिन्न कोर्स और पाठ्यक्रमों की जानकारी भी दिए देते हैं। एनिमेशन के क्षेत्र में कई विश्वविद्यालय और व्यावसायिक संस्थान विभिन्न कोर्स चला रहे हैं, जिनमें NID अहमदाबाद, इग्नू नई दिल्ली, IIT बॉम्बे, MIT पुणे, सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट्स बैंगलोर, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई शामिल हैं। दोस्तों, यह थी एनिमेशन ट्रेड में कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए इसी के साथ अब हम आपको बताते हैं क्रिस्प संस्थान में चलाए जा रहे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के बारे में। दोस्तों, आइए जानें कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग के पाठ्यक्रम में क्या क्या सिखाया जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक रास्टर ग्राफिक्स, दूसरा वेक्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स जो रहते हैं पिक्सल से मिलकर बनते हैं। पिक्सल का मतलब होता है पिक्चर एलिमेंट, जो कि कोई भी अगर फोटोग्राफ की हम बात करें, डिजिटल फोटोग्राफ की, तो वो डॉट से मिलकर बनते हैं। पिक्सल की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी तो पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी, और जितने कम पिक्सल रहेंगे तो फाइल साइज उतना छोटा बनेगा और क्वालिटी थोड़ी सी लो रहेगी। रास्टर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो है एडोब फोटोशॉप, कोरल फोटो पेंट, पेंट शॉप प्रो, या सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर जो हर कंप्यूटर में आपको मिलेगा, PC पेंट ब्रश। जिस प्रकार सारे रास्टर ग्राफिक्स पिक्सल बेस्ड होते हैं, पिक्सल से मिलके बने होते हैं और रिजोल्यूशन के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी क्वालिटी कैसी होगी, ठीक इसके विपरीत वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स जो है मैथमेटिकल इक्वेशन से जनरेट किए हुए होते हैं, वो लाइंस और कर्व से मिलके बने रहते हैं, इसलिए आप इनको कितना भी बड़ा कर लीजिए उनकी क्वालिटी वैसी ही रहेगी, कितना भी छोटा कर लीजिए उनकी क्वालिटी एज इट इज़ रहेगी। आइए अब देखते हैं, अगर हम कोई ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स, डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया जाता है, और इन डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट में सबसे जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वो है CRAP, क्रैप का। C का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट, मतलब आपने जिन कलर्स का इस्तेमाल किया है वो फोरग्राउंड जो भी कलर है उससे ठीक विपरीत उसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इस टेक्स्ट की बात करें, ये जो लिखा हुआ है क्रिस्प, ये सफ़ेद से लिखा हुआ है और इसका जो बैकग्राउंड है ठीक कॉन्ट्रास्ट में है, ब्लू कलर में, तो ये इजीली विजिबल है, आसानी से दिख रहा है, स्टैंड आउट हो रहा है। इसको यहाँ पे प्रिंसिपल जो यूज़ किया गया है वो कॉन्ट्रास्ट का यूज़ किया गया है। उसी तरीके से हम आगे बात करें R का मतलब होता है रिपीटिशन। हम रिपीट कर रहे हैं, या तो टेक्स्ट को रिपीट कर रहे हैं हर पेज में, या इसी लोगो को रिपीट कर रहे हैं डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में, या हम पूरे पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये पैटर्न बना हुआ है, एक डिज़ाइनिंग बनी हुई है कि ऊपर एक बार आ रहा है, एक कलर बार आ रहा है, नीचे भी एक कलर बार आ रहा है, उसकी थिकनेस एक फिक्स है। उसी तरीके से हर पेज में उसी डिज़ाइन को हमने रिपीट किया है अलग अलग कलर में, तो यहाँ पे डिज़ाइन रिपीट हो रहा है। जैसे लोगो रिपीट हो सकता था उसी तरीके से हमने डिज़ाइन को हर पेज में रिपीट किया है ताकि एक जैसा ये डॉक्यूमेंट लगे। CRAP में A स्टैंड्स फॉर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब रहता है कि हम डिज़ाइन में एक लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, या टॉप अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये फोटोग्राफ्स हमने अलाइन कर रखे, ये सेंटर अलाइंड है। सारी फोटोग्राफ एक सेंटर से अलाइंड है, एक लाइन है, उसके साथ साथ सब चिपके हुए हैं बट सेंट्रली लोकेटेड है, तो ये सेंटर अलाइंड डिज़ाइन कहलाती है। उसी तरीके से यहाँ पे फोटोग्राफ है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, सारे के सारे टेक्स्ट जो हैं ये सब लेफ्ट अलाइंड है। हमारा जो आखिरी डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल है वो है प्रॉक्सिमिटी। P स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये होता है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन डिज़ाइन में यूज़ की हुई है उसको एक प्रकार की इंफॉर्मेशन एक जगह रखना। इस तरीके से जब रीडर कोई भी कंटेंट को पढ़ता है, कोई भी ब्रोशर को पढ़ता है, तो उसको समझ आता है कि वो क्या देखना चाह रहा है और उसको फिर वो याद रख पाता है।
सेम प्रकार की इंफॉर्मेशन को सेम हेडिंग में रखना, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। इसको हम प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं। मित्रों, कहा भी जाता है कि केवल एक चित्र हजारों शब्दों के बराबर होता है और इन चित्रों की उपयोगिता सभी प्रकार के मीडिया में सदैव से रही है और आगे भी बनी रहेगी। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर हाइपर मीडिया अर्थात इंटरनेट हो, सभी मीडिया में अपने विचारों को व्यक्त करने का ग्राफिक्स एक सशक्त माध्यम है। आज के समय में किसी मैगजीन में छपा विज्ञापन हो या टीवी चैनलों में दिखाए जा रहे रोचक कार्यक्रम या फिर किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ, सभी को आकर्षक और अविस्मरणीय होना अति आवश्यक है। विज्ञापन में आपसी स्पर्धा ने सृजनशील डिजाइनर्स की मांग को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। इस इंडस्ट्री में कुशल हुनरमंद लोगों की अपार संभावनाएं निर्मित हो गई हैं। मीडिया इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड ग्राफिक्स डिजाइनर्स की पूर्ति के लिए क्रिस्प संस्थान में ग्राफिक्स डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कोर्स की अवधि 3 माह की होती है। इस पाठ्यक्रम में प्रतिभागियों को फोटो एडिटिंग, शादी के एल्बम डिजाइनिंग, प्रिंट एड डिजाइनिंग, विजिटिंग कार्ड बनाना, शादी के कार्ड बनाना, पोस्टर और अखबार के लिए विज्ञापन डिजाइन करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही होर्डिंग डिजाइन करना, टीवी और विभिन्न सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स डिजाइन करना भी सिखाया जाता है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए प्रतिभागी को न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है। संबंधित विषय में रुचि के साथ साथ क्रिएटिविटी का होना कोर्स की बारीकियों को सीखने में मदद करता है। सीखे गए हुनर के प्रस्तुतिकरण और उनके समयबद्ध मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। टेक्निकल स्किल्स के अलावा सभी को सॉफ्ट स्किल्स, अपना प्रभावशाली सीवी बनाना, अंग्रेजी बोलना, टीम के साथ मिलकर कार्य करना भी पाठ्यक्रम में समाहित है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैं यहाँ पर फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ सीख रही हूँ, जिसमें फ़ोटोशॉप का यूज़ जो है वेब डिज़ाइनिंग में किया जाता है। फ़ोटोशॉप के अंदर हम लेयर्स में वर्क करते हैं, जिसमें बहुत सारे लेयर्स को मर्ज करके भी वर्क किया जाता है और अलग अलग प्रकार के फ़ोटोज़ को मिला करके एक यूनिक फ़ोटो बनाया जाता है। उसी प्रकार कोरल ड्रॉ का यूज़ जो है होर्डिंग्स वगैरह के लिए किया जाता है। इस पाठ्यक्रम को करने के बाद प्रतिभागियों को प्रारंभिक रोजगार ग्राफिक डिजाइनर के रूप में मिलता है। प्रारंभ में वेतन 6 से 10 हजार रुपए तक हो सकता है। मल्टीमीडिया के इस क्षेत्र में अनुभव के साथ प्रतिभागियों की क्रिएटिविटी पर ये वेतन 40 से 50 हजार रुपए तक हो जाता है। अनुभवी ग्राफिक्स डिजाइनर्स आगे पदोन्नत होकर चीफ विजुअलाइजर या क्रिएटिव डायरेक्टर भी बन जाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से 3 से 4 माह का शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण प्राप्त करके आप मीडिया इंडस्ट्री में भी अपना सुनहरा करियर बना सकते हैं। इसी के साथ आप मीडिया इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए एडवांस स्टडी भी कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं इस क्षेत्र में विभिन्न एकेडमिक डिग्री कोर्सेज के बारे में। ग्राफिक्स डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए जो एकेडमिक डिग्री उपलब्ध है, उनमें मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय ITIs में 10वीं के बाद 1 वर्ष का वेब डिजाइनिंग एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स कोर्स, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में BSc ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, BSc मल्टीमीडिया, BSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ग्रेजुएशन किया जा सकता है। सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट्स बैंगलोर से विजुअल कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इनके अलावा NID और IITs जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो थी आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत एनिमेशन और ग्राफिक्स डिजाइनिंग में कौशल विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी का लाभ अवश्य उठाएंगे और अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नई दिशाएं के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय की जानकारी के साथ।
तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।